आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी कृतिका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। इसके जो लेखक है वो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इनका उपनाम है अज्ञेय। तो इन्होंने जो लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ, ये आत्मपरक निबंध है। इसमें अज्ञेय जी ने अपने लेखन की मूल प्रेरणा पर प्रकाश डाला है। लिखने की प्रेरणा का सवाल जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है नहीं, अज्ञेय जी बोलते हैं। इस प्रश्न का संबंध कवि के अंतर मन से है। ऐसा चीज देखते हैं जिसकी वजह से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती है, तो उनका अंतर मन है जिसकी वजह से वो लिखते हैं। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि किस वजह से वो लिखते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, क्यों लिखना चाहते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ शब्द अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। प्रश्न का मतलब क्या होता है? सवाल। सरल मतलब आसान को बोलते हैं। कठिन, मुश्किल। आंतरिक मतलब भीतरी या मानसिक। स्तर, ऊंचाई। संक्षेप मतलब थोड़ा। संभव जो हो सके। स्पर्श मतलब छू लेना। आभ्यंतर मतलब भीतरी, अंदर का। व्यवस्था, मजबूरी। मुक्त मतलब आजाद। तटस्थ मतलब अलग। कृतिकार, रचनाकार। ख्याति, प्रसिद्धि को बोलते हैं। संपादक पत्र या पत्रिका की सामग्री का चयन करने वाले जो होते हैं उसे संपादक बोलते हैं। आग्रह मतलब जोर, दबाव। प्रकाशक, छापने वाला। तकाजा, शीघ्रता को बोलते हैं। आर्थिक, धन संबंधी। भेद, अंतर। प्रेरणा, लिखने की इच्छा। भीतरी उन्मेष मतलब आंतरिक प्रकाश। निमित्त मतलब कारण। आत्मानुशासन मतलब अपने आप अपनाए गए नियम जो होते हैं सो कहलाते हैं। जीव, मनुष्य को बोलते। बिछौना, बिस्तर। बखानना मतलब कह पाना, वर्णन करना। नियमित, नियम से। रेडियम धर्मी तत्व। रेडियम किरणों का फैलना। अध्ययन मतलब पढ़ना। भेदन, तोड़ना। सैद्धांतिक, सिद्धांत संबंधी। प्रवृत्ति, प्रभाव को बोलते हैं। तर्क संगति, तर्क परंपरा। बौद्धिक पकड़ मतलब बुद्धि की पकड़। अपव्यय, फिजूल खर्ची। कृतिकार, रचनाकार। घटित मतलब घटा हुआ। संवेदना, भावना को बोलते हैं। कल्पना, मन से किसी भाव को अपना लेना। ज्वलंत प्रकाश मतलब जलता हुआ प्रकाश। अनुभूति, प्रत्यक्ष। मन ही मन किसी दृश्य को का साकार हो उठना को बोलते हैं अनुभूति, प्रत्यक्ष। अवाक, मौन रहना। सहसा, अचानक। भोक्ता मतलब भोगने वाला। आकुलता, व्याकुल, बेचैनी को बोलते हैं। अनुभूति प्रस्तुत मतलब अनुभूति से उपजी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। मैं क्यों लिखता हूँ? यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब अज्ञेय जी लिखते हैं कि मैं क्यों लिखता है। यह प्रश्न जो है जितना लगता है कि आसान है, मतलब सरल है कहना, लेकिन ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसका मतलब जो उत्तर है ना, लेखक के आंतरिक जीवनों के स्तरों के से संबंध रखता है। मतलब वो क्यों लिखना चाहते हैं, तो उनके जीवन में मतलब कुछ इस तरह का घटना हुआ है, कुछ ऐसा बात हुआ है जिससे कि वो घटना, ये चीज संबंध रखता है, क्यों लिखते हैं। वो आंतरिक जीवन का कुछ उनका मतलब उनके जीवन में कुछ इस तरह का वो मतलब घटना है, मतलब कुछ ऐसा देखे जिससे ये संबंध रखता है, जिसकी वजह से वो लिखते हैं। इन सबको संक्षेप में वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं, मतलब कह रहे हैं कि इन सबको संक्षेप में हम वाक्यों में नहीं लिख सकते हैं, जाने संभव भी है या नहीं। मतलब उनको लगता है वो जो लिखेंगे पता नहीं वो कितना संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है, उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं, इतना ही नहीं, कुछ इनमें कुछ का स्पर्श किया जाए, मतलब कह रहे कुछ ऐसा घटना है जिसको कि वो चाहते हैं कि स्पर्श किया जाए, मतलब उसको बताया जाए, लिखा जाए, जिससे कि मतलब दूसरों को भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है, मतलब दूसरों के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। अब क्या लेखक कहते हैं, ये लिखने का एक कारण उनका यह भी है कि वो जानना चाहते हैं कि क्यों लिखना चाहते हैं, क्या बात है ऐसा कि वो लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं मिल पाता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है
लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि अगर जब तक वो नहीं लिखेंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि किस कारण से वो लिखना चाह रहे हैं। तो उनको लगता है कि लिखेंगे मतलब अंदर से एक विवशता है, आंतरिक मन है उनका जो लिखने के लिए उनको विवश करता है, जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही उससे मुक्त हो जाता है। और कहते हैं जब तक वो लिखेंगे नहीं तब तक उस चीज से वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब मन की वेदना कष्ट वो सब लिख के बताना चाहते हैं, और लिख देंगे तो क्या होगा ना, उस चीज से उनको लगेगा कि वो फ्री हो गए, मतलब मुक्त हो गए। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मतलब लेखक क्या बोलते हैं, वो भी आंतरिक विवशता, तब उनका अंदर से मन जो है सो कहता है, मतलब लिखने के लिए प्रेरित करता है, और वो व्यवस्था से मुक्त पाने के लिए, और उनको लगता है इस तरह से मन उनका बेचैन हो जाता है लिखने के लिए। तो लगता है कि जब तक वो लिखेंगे नहीं तब तक इससे वो फ्री नहीं हो पाएंगे, मतलब उनके मन पर एक बोझ जैसा रहेगा। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उन सबका लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं कि सभी कृतिकार जो है सो कृतिकार नहीं होते हैं, उन सबका लेखन मतलब कृति है, मतलब लिखने का ये है। लेकिन सभी कृतिकार इसलिए वो कहते हैं कि कुछ के पास मजबूरी होता है लिखने के लिए, मतलब कुछ को मतलब धन की जरूरत होती है, आर्थिक आवश्यकता की जरूरत होती है, जैसे कि संपादक हो गए, प्रकाशक हो गए, ये सब जो है ना सो आंतरिक दबाव की वजह से नहीं लिखते, इन लोगों पर बाहरी दबाव होता है, इस वजह से वो लोग लिखते हैं। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। मतलब कहते हैं कि कुछ लेखक संपादक सब जो होते हैं वो सब जो लिखते हैं, तो उन लोगों का कहने का क्या मतलब, भीतरी प्रेरणा का फल नहीं होता है, वो सब क्या था, बाहरी दबाव का मतलब वो मतलब होता है, जिस वजह से वो लिखते हैं। बाहर का दबाव रहता है वास्तव में, वो भीतरी मानो थोड़ा सा उनके अंदर एक मतलब कहने का मतलब उन्मेष मतलब प्रकाश रहता है, जो कि एक कारण बनता है उनके लिखने का। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव आत्मानुशासन का महत्व तो बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछौनों पे तब तक पड़े रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। तब यहाँ लेखक क्या कर रहे हैं, कुछ कृतिकार जो होते हैं, लिखने वाले जो होते हैं, उन्हें कुछ आत्मानुशासन का महत्व के स्वभाव में आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है, पर कुछ ऐसे आलसी भी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के वो लिख ही नहीं पाते हैं। उनको जब तक उन पर दबाव नहीं डाला जाए तब तक वो लिख ही नहीं सकते। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह का घड़ी का अलार्म लगा लेते हैं और उससे पहले अगर नींद भी खुल जाता है तो बिछौना पे पड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि जब तक 5 नहीं बजेगा तब तक वो बिछौना पर से उठेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि कुछ कृतिकार जो होते हैं, लिखने वाले जो होते हैं, तो उन पर जब तक बाहरी दबाव नहीं पड़ता है तब तक वो लिख ही नहीं पाते हैं। तो लेखक मतलब उसका उदाहरण एक दे रहे हैं कि कैसे जैसे लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें उठने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ती है, मतलब जगे भी रहते फिर भी मतलब वो लिख नहीं पाते। तो उसी प्रकार कुछ कृतिकार होते हैं ऐसे, लेकिन देखते हैं वो सब चीज, लेकिन फिर भी नहीं लिखते हैं जब तक कि उन पर दबाव न डाला जाए लिखने, उनको प्रेरित न करे लिखने के लिए, तब तक वो लिखते नहीं। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जैसे भौतिक यथार्थ के साथ उनका संबंध बना रहा। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब लेखक क्या बोलते हैं, उन्हें जगने के लिए मतलब कोई इस तरह का यंत्र का जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही अपने आप उठ जाते हैं। अगर अलार्म भी बज जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनको लिखने के लिए किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनके मन में आंतरिक मतलब उनका मन जो होगा, अंतर मन जो होगा, लिखने के लिए प्रेरित करेगा तो वो लिख सकते हैं। अगर बाहरी मतलब कहने का मतलब बाहरी अगर दबाव भी है तो उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। अब लेखक क्या कहते हैं, ये भीतरी व्यवस्था जो अंतर्मन है क्या होती है, इसे कहना बखानना माने इसके बारे में बताना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि कदाचित वह अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो लेखक कहते इसे बताना बड़ी मतलब कठिन बात है कि भीतरी व्यवस्था क्या होती है, लेकिन अगर उनकी एक कविता है, अगर उसकी चर्चा करेंगे तो उससे बात और स्पष्ट हो जाएगी कि सही में भीतरी व्यवस्था होती क्या है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सबका पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर भी वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उससे परिवर्तित प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी है। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सकता था। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भीतरी व्यवस्था को समझना कठिन है, इसका तो उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन वो क्या है ना, विज्ञान के छात्र भी रहे थे, अतः उसे अणु रेडियम धर्मी तत्व अणुभेदन बातों ये सब के बारे में उन्हें पता था। लेकिन ये रेडियो धर्मिता जो है के प्रभाव का पुस्तकीय ज्ञान तो था, मतलब पढ़े थे ये सब, मतलब उनके बारे में समझते थे क्या मतलब एटम बम ये सब होता है, ये सब के बारे में उन्हें पता था, मतलब पुस्तकीय ज्ञान था। लेकिन लेकिन क्या कर रहे हैं, जब जापान में अणु बम गिरा तो उसके पर्वतीय प्रभाव का ज्ञान उन्हें हुआ, उनके मन में विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति जो है सो ना विद्रोह भी था कि मतलब विज्ञान का इस तरह का दुरुपयोग करके कितना चीज का वो लोग नाश कर देते हैं, जीव का मतलब नाश हो जाता है। किंतु वह अनुभूति स्तर पर नहीं उतरा था, मतलब वो पढ़े ही थे, इस चीज को वो देखे नहीं थे, लेकिन जब कुछ पढ़े तो थोड़ा बहुत उनको ध्यान में आता है क्या कि कैसे मतलब सैनिक सब जो है कुछ मछली की अगर जरूरत होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियों को मार देते हैं। तो उन्हें थोड़ी मछली की जरूरत होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, मछली उन्हें चाहिए तो नदी में बम फेंक देते हैं जिससे मछली मर जाती है, बहुत सारी मछली या थोड़ा सा मछली ले लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक प्रकार का जीव हत्या ही है ना, तो उस चीज से थोड़ा बहुत वो कल्पना कर रहे थे, मतलब उनको ज्ञान था, लेकिन आंतरिक अंतर्मन में इस तरह का दबाव नहीं आ रहा था कि वो उस तरह से कविता लिख सके या कुछ लिख सके। और उसी प्रकार उन्हें लगा कि जापान में भी ठीक इसी प्रकार लाखों जीवों का व्यर्थ मतलब नाश हुआ होगा, किस तरह से अणु बम गिराकर कितना जीव को मारा गया होगा, कितने जीव जंतु उसमें मारे गए होंगे। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। ये तो पहले ये सब तो चीज पहले न्यूज में पढ़े, समाचार पत्र में पढ़े, तो उन्हें ये सब बात लग रहा था, लेकिन जब वो जापान गए तो उन्हें ये सब आंखों से देखने का मतलब इस प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे, मतलब कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग किस तरह से हॉस्पिटल में कितने दिनों से कष्ट पा रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो इस प्रकार के लोगों को अपने आंख से देखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो इन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कीर्तिकार के लिए। फिर क्या कहते हैं कि जब वो सामने से देखते हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो कहते हैं अनुभव हुआ तो इससे कहते हैं यह अनुभूति होना बहुत गहरी चीज है, कम से कम जो लिखने वाले हैं कीर्तिकार के लिए इस तरह का अनुभव होना बहुत जरूरी है कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं तब उसका अनुभव कर रहे हैं। अनुभव तो घटित का होता है, मतलब अनुभव कब होता है, जब कोई चीज घटना घट जाता है वो देखते हैं, उस चीज को घटित का वो होता है।
पर अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। पर उसको अनुभव तो मतलब है जो घटित होता है सो, और उस चीज को महसूस करना मतलब अनुभूति, संवेदना मतलब कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेना मतलब अपने अंदर उस चीज को समा लेना, मतलब अपने अंदर मन के अंदर उस चीज को रख लेना, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। और जो वास्तव में कृतिकार के साथ मतलब लेखक के साथ वैसा कुछ घटित नहीं हुआ है, और लेकिन वो जब देख रहे हैं उस समय, तब आंख के सामने तो वो वहां पर जब अणुबम गिरा था तो लेखक उस समय नहीं थे, लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो हिरोशिमा जाते हैं तो वो सब चीज देखते हैं कि भाई उसका जो असर पड़ा है वो चीज देखते हैं, तब उन्हें लगता है भाई किस तरह से ये सब घटना हुआ होगा। उस घटना को सोच के ही वो अपने अंदर उस चीज को क्या कहते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, वो सब चीज को सोचते हैं और कल्पना करते हैं। जो आंखों के सामने नहीं हुआ, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वो अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। तब कह रहे हैं कि जो आंखों के सामने नहीं आया मतलब उस तरह से वो नहीं देखे थे, तब उस तरह का वो अनुभव मतलब कर रहे थे, लेकिन जब वो देख लेते हैं ज्वलंत मतलब वो सब सारी घटना मतलब वो जब देखते हैं तब उनका अनुभूति जो है एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इस अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। मतलब हिरोशिमा में ये सब चीज घटना सब देख रहे हैं, फिर भी उस तरह का वो तब तक कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, तत्काल वो नहीं लिख पा रहे हैं। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी, जो आसपास के आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जिस जैसे पत्थर पर लिखी गई। और जब एक दिन शहर में घूम रहे थे, कभी जब जापान गए और एक दिन शहर में घूम घूम रहे थे, तो क्या देखते हैं, चट्टान पर एक पिघले हुए मानव का छाया देखते हैं, मतलब चित्र देखते हैं। शायद विस्फोट के समय कोई मानव चट्टान के पास कोई आदमी खड़ा रहा होगा और विस्फोट के कारण बिखरी हुई रेडियम धर्मी किरणें से रुद्ध हो गई होगी रेडियम धर्मी और फंस गई होगी। तो उस आदमी का ना मतलब उस चट्टान पर आकृति बन जाता है, वो आदमी क्या है भाप बन के उड़ जाता है। तो ये सारे उस व्यक्ति को देखते उनको मतलब ऐसा लगता है कि पूरा मतलब कहानी इसी पर लिख दिया गया है, उनको पूरा कहानी समझ में आ जाता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। ये सारी बात उस चट्टान पर वो व्यक्ति का तस्वीर देखकर ही समझ जाते हैं, मतलब छाया देखकर वो समझ जाते हैं। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, मतलब गवाह बन गया। मतलब वो सारी चीज देखे आंख के सामने देखे हैं, तो भोक्ता उसको बोलते हैं ना, जो जो आंख के सामने वो सारा जितना घटना घटा हो वो सब देखे हैं, उसका क्या असर हुआ है। तो लेखक जो है सो अपने आप को क्या कह रहे हैं, हिरोशिमा के विस्फोट का उपभोक्ता बन गए। इसी इसी में से वह विवस्था जगी, तब इसी वजह से उनके अंदर एक अंतर्मन में एक विवस्था जगती है। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। अब क्या है, भीतर की आकुलता जो बेचैनी है सो बुद्धि से नहीं लेकर वो संवेदना मतलब इमोशन के रूप के क्षेत्र में आ रही थी। फिर धीरे धीरे मैं उसे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। जब वो भारत लौट रहे थे तो भारत में आके ये कविता नहीं लिखे, नहीं जापान में लिखे, लेकिन रेलगाड़ी में बैठे बैठे ये कविता को वो लिख देते हैं, हिरोशिमा पर एक कविता लिखते हैं। ये कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है, उनको इस कविता से कोई मतलब नहीं है अच्छा या बुरा है, लेकिन मेरे निकट वह सच है क्योंकि वो अनुभूति प्रस्तुत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। ये लिखते हैं वो कविता अच्छा है बुरा है इससे कोई उनको लेना देना, लेकिन वह सच बात है एकदम, जो अनुभूति जो महसूस किए जो वहाँ देख के आए वही सारी चीज उस कविता में नजर आती है। यही मेरे निकट महत्व की बात है, इनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।